अस्सलाम वालेकुम। आज की रात नमाज़े शुक्र की रात है। आज की रात सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का, खुदाबंद करीम का, रब ज़ुल जलाल का, मौला परवरदिगार का शुक्र अदा करना है, जिसने इस अंधेरी तारीक रात के अंदर हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई है, एक शमा जलाई है। हमारी जो जंग है अथॉरिटेरियनिज़्म के ख़िलाफ़, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, आमिराना सोच के ख़िलाफ़, एरोगेंस के ख़िलाफ़, माइट इज़ राइट के ख़िलाफ़, उसमें आज अल्लाह ताला ने हमें एक छोटी-सी कामयाबी दी है। अभी ये जंग ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हमने एक इम्पोर्टेंट बैटल जो है इस जंग की, वो जीत ली है। एक बेहतर पाकिस्तान के लिए, एक जमहूरी पाकिस्तान के लिए, एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए, एक रूल ऑफ लॉ के लिए, एक ह्यूमन राइट बेस्ड पाकिस्तान के लिए, जिसमें सबकी शराकत होगी, सब मिल के फैसले करेंगे। उसके रास्ते में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कामयाबी जो है पाकिस्तान के लोगों को मिली है, पंजाब के लोगों को मिली है, जिसके साथ ही पहली दफ़ा हम कह सकते हैं पाकिस्तान की तारीख में कि पंजाब के अंदर एक ऐसा शऊर पैदा हुआ है, एक ऐसी एक ऐसी सोच पंजाब के अंदर पैदा हुई है, जिसमें हालात व वाक़यात का भी बड़ा रोल है, लेकिन उसका क्रेडिट जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को मिलता है, जिन्होंने अपने मेंटल फोकस से, अपने अज़म से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने फेथ से, अपनी अपनी सोच से और अपना जो उनका जो ईमान है, उस ईमान की ताकत से उन्होंने लोगों को कन्विंस किया, उन्हें खड़े रहने पे मजबूर किया, उन्हें समझाया कि हकीकतें क्या हैं पाकिस्तान की। और ये बड़ी बड़ी मुश्किल ये सफ़र था जो जो उसको लेकर इमरान खान साहब और उनके साथ उनकी पार्टी और उनके साथ हम सब लोग और आप सब लोग जो हैं यहाँ तक पहुँचे। इससे पहले कि आज की ये जो सियासी कामयाबी है पाकिस्तान की तारीख की, जहाँ इस वक्त लग रहा है कि तहरीक इंसाफ शायद 16 सीटें जीत जाएगी 20 में से ज़मीनी इंतखाबात में से, और पीएमएलएन जो है इस वक्त सिर्फ 3 सीटें जीते हुए हमें नज़र आती है। इसकी हम डायसेक्शन करें, मुझे आप सबका भी शुक्रिया अदा करना है, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आप सबका शुक्रिया इसलिए अदा करना है कि आप वो सब लोग जो पाकिस्तान में हैं, हर शहर में हैं, हर कस्बे में हैं, हर टाउन में हैं और दुनिया भर में फैले हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड के अंदर हैं, लैटिन अमेरिका के अंदर हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप के हर मुल्क में हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड और फिर मशरक़ वस्ती में हैं, दुबई में हैं, अबू धाबी में हैं, कतर में हैं, सऊदी अरब में हैं। आप सब भी इस सफ़र का हिस्सा रहे हैं। कम से कम इस प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहा हूँ। कितना डिटेल्ड आप में से बाज़ लोगों ने लिखा है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जहाँ हम इस मुश्किल घड़ी में थे, आप भी हमारे साथ ही इस मुश्किल घड़ी को सह रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस जंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बैटल तो हमने जीत ली है सब ने मिल के, एक मार्का हमने जीत लिया है, लेकिन अभी बड़ी मुश्किल इसके आगे मरहले जो हैं वो रहते हैं, जिनमें हमने स्टेप बाय स्टेप कामयाबी हासिल करनी है एक बेहतर पाकिस्तान के लिए, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग पाकिस्तान के लिए, एक इज्जतदार और खुददार पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहले एक-एक करके बहुत से पॉइंट्स हैं, आपके ज़हन में भी बहुत से सवाल हैं कि आज जो कुछ हुआ, वो कैसे हुआ? जो हुआ इसका मतलब क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? पीएमएलएन को जिस किस्म की शिकस्त हुई, उसके बाद पीएमएलएन के फ्यूचर के बारे में हम क्या प्रोग्नोसिस कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं? ये किस किस्म की शिकस्त है पीएमएलएन के लिए? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ये किस किस्म की शिकस्त है? पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध में, उसके लिए उसके लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? और तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ज़हन में हैं और एक-एक करके मैं इसको थोड़ा-थोड़ा सा मैं ज़िक्र कर लूँ। आज उन लोगों को भी बड़ी नाकामी हुई होगी, बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई होगी, और उनमें से बहुत से लोग, नाम तो किसी का लेना नहीं चाहिए, जो इस्लामाबाद और लाहौर के और कराची के, ख़ास करके इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान जो एक अशराफिया है, जो एक एलीट है, जो गुज़श्ता 7-8 साल से तो कम से कम हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान बेवकूफ़ है, डिम है, इडियट है, इसको किसी चीज़ का नहीं पता। जिस महारत के साथ, जिस तनदही के साथ, जिस मेंटल फोकस और माइंड पावर के साथ, जिस फेथ और जिस डिसिप्लिन के साथ इमरान खान ने इस मुश्किल घड़ी को काटा है, जिस तरह से प्रेशर बिल्डअप किया, जिस तरह से एक बयानिया और नैरेटिव शेप किया, जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम को खैबर पख्तूनख्वा अक्रॉस पंजाब से लेकर कराची तक इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया और सिस्टम को एक हद से आगे जाके रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया, इसके लिए आप इमरान खान की इंटेलिजेंस की, ज़हानत की,
डिटर्मिनेशन की, मेंटल फोकस की, उसके फेथ की जितनी तारीफ करें कम है। हम इस हवाले से बहुत बात कर चुके हैं गुज़िश्ता जब से ये कहानी शुरू हुई है 3 मार्च से, जब मैंने ये वीलॉग्स करने शुरू किए थे सीरियसली, उस वक़्त से पता नहीं 50, 60, 70, 80 वीलॉग्स, आई हैव लॉस्ट द काउंट, एक-एक दिन में 2-2 दफ़ा भी हम करते रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे, पहले मुझे मीडिया के भी बहुत से, मैंने एक ट्वीट किया था, वो मीडिया के तमाम साथी जो एक दूसरे के साथ खड़े रहे, सच के साथ खड़े रहे, किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें नहीं था। मैं उनमें से अक्सर को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। जो कुछ इमरान रियाज़ ने बर्दाश्त किया और सहा, उसके घर वालों ने, उसकी बीवी ने, उसके बच्चों ने जो कुछ इसमें उन पे जो गुज़री है, वो आप सबके सामने है। इमरान रियाज़ का भी और बाकी सबका, अरशद शरीफ का, समी इब्राहिम का, साबिर शाकिर जो वापस नहीं आ सके, ख़ाबर घुमन का, मलिहा हाशमी का, सदीक जान का, और बहुत से दोस्तों का, आरिफ हमीद भट्टी साहब का, अज़हर सदीक साहब का। कुछ लोगों का तो मैंने शुक्रिया अदा किया ट्विटर पे, लेकिन जितना मुझे उस वक़्त याद आया, फ़ौरी तौर पे, वक़्ती तौर पे, मेरी उर्दू लिखते हुए मुझे बड़ी देर लग जाती है ट्विटर के ऊपर टाइप करते हुए, तो वो तो मैंने शुक्रिया अदा किया। बहुत से नाम रह भी गए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी का जो हूँ दस्तगार हूँ। आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। फॉर इंस्टेंस फरीहा अदरीस जो हैं, वो मसलसल खड़ी रहीं। बहुत कम वैसे लोग खड़े रहे हैं और फरीहा अदरीस वाज अमंग देम। इसी तरह गुलाम हुसैन साहब जो हैं, उनकी बहुत सपोर्ट रही, ताईद रही, और बहुत से लोगों की रही। इसी तरह हर एक का इनफरादी तौर पे नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन जिस तरह से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शुएब शाहीन खड़े रहे, जिस तरह से और बहुत से बार एसोसिएशन वकला खड़े रहे, अज़हर सदीक साहब खड़े रहे, बहुत लोग जो थे जिन्होंने इस आज की इस कामयाबी के लिए अनथक में जो है मेहनत की है, उन सब का हमें शुक्रिया अदा करना है। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। इन सब की सपोर्ट के बगैर, इनकी ताईद के बगैर, इनकी मॉरल सपोर्ट के बगैर, इनकी टेक्निकल सपोर्ट के बगैर, ये दिन गुज़ारने जो थे, ये ज़ुल्म की एक तारीक रात थी, जिसमें एफआईआरें कटीं, घरों से बाहर रहना पड़ा, बीवी-बच्चों से दूर रहना पड़ा, एक खौफ की एटमॉस्फेयर थी। खौफ एक्सप्रेस ना भी करें, तो खौफ होता है। एक फ़ियर की कंडीशन थी, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी, अगली घड़ी का नहीं पता था। अदालतों के चक्कर इतने लगाने पड़े कि कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि आपको इस तरह से जाकर रिलीफ़ जो है अदालतों में लेनी होगी। लोगों ने मज़ाक उड़ाया, रिडिक्यूल किया। लोगों ने कहा, "आप यहाँ पे कहाँ? आप तो, ये तो जगह नहीं थी आपकी, आप वाकिफ़ हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ।" और उसके अलावा ये जो एफआईआर्स के अलावा जो नोटिसेस सरकारी महकमों से लोगों को मिल रहे हैं, हम सबको मिल रहे हैं, कहीं एफबीआर को हमारी याद आ गई है, कहीं एफआईए हमें ढूँढती फिरती है, कहीं रात की तारीकी के अंदर आधी-आधी रात के बाद लोग हमें अननोन नंबर्स के साथ थ्रेट्स करते रहे, जो हमें इसे कहते हैं एडवाइस करते रहे फ्रेंडली कि बाज़ आ जाओ, अभी तक तुम्हें छोड़ा हुआ है, या वो जो इसे कहते हैं कॉन्डमनेशन है कि तुम लोग बिके हुए हो, तुम लोग जो हो। मैं तो हैरान रह गया, बाज़ लोगों ने इस हद तक इल्ज़ाम लगा दिया कि अमेरिका से पैसे लिए हुए हैं, हिंदुस्तान से पैसे लिए हुए हैं, और पता नहीं किस किस्म के इल्ज़ामात। तो ये बड़ी मुश्किल घड़ी थी, ये एक सफ़र था जिसमें ये तमाम मीडिया के साथी जो हैं, ये एक-दूसरे के साथ खड़े रहे, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। नाउ लेट्स कम टू सी कि हुआ क्या? जैसे कि मैंने कहा कि इस वक़्त ऐसा लग रहा है, आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने मुझे फॉर इंस्टेंस ट्विटर पे लिखा कि तुम तो कहते थे कि आज नहीं होगा। मेरे सामने दोनों सिचुएशंस थी। मुझे ये धड़का लगा हुआ था कि धांधली अगर हुई, मैंने 2 व्लॉग्स किए थे स्टैटिस्टिक्स के साथ, स्लाइड्स के साथ, जिसमें मैंने आपको ये बताया था वाज़ेह तौर पर कि तहरीक-ए-इंसाफ कम से कम 13 सीटें जीतेगी, और हमज़ा शहबाज ज़्यादा से ज़्यादा 6, बहुत ज़्यादा उन्होंने हाथ मार लिया, तो 7 सीटें जीतेंगे। और ये एनालिसिस के साथ मैंने ये भी कहा था कि ये छोटी-मोटी रूटीन किस्म की जो धांधली की जा सकती है, पुलिस की मदद से, डीपीओज़ की मदद से, एसएचओज़ की मदद से, इलेक्शन कमीशन की मदद से, इंतज़ामिया की मदद से, डिप्टी कमिश्नर्स की मदद से, उसकी मदद से यही रिज़ल्ट निकल सकते हैं, वरना शायद अगर वो मदद ना हो, तो हमज़ा जो हैं वो 6-7 सीटें भी नहीं ले सकेंगे। इन द इवेंट आप देख रहे हैं कि इस वक़्त पीएमएलएन शायद 3 सीटें जीत रही है, हो सकता है 4 सीटें जीत जाए, और पीटीआई इस वक़्त 16 सीटें हमें जीतते नज़र आती है, और एक जगह पे हमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, वो हमें जीतता हुआ नज़र आता है। तो इसका मैंने ज़ाहिर है क्लेम तो किया था, और इस पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में बहुत से रिपोर्टर्स के साथ मेरी बात हुई। एक शख्स से मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए थी, मुझे एहसास हुआ, जो मैं 92 न्यूज़ के एंकर पर्सन भी हैं, रिपोर्टिंग में भी बहुत करते हैं, गली-गली, सड़क-सड़क उन्होंने इलेक्शन को मॉनिटर किया। असदुल्ला खान, व लो बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद मैं उनसे फीडबैक ले रहा हूँ, नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे सूरत-ए-हाल को समझने में जिन्होंने मदद की, वो हैं हबीब अकरम, जो एक ज़माने में, क्योंकि मेरा उनसे बहुत ताल्लुक रहा, और दुनिया न्यूज़ का जो इलेक्शन सेल था, उसको हबीब अकरम जो हैं
हेड करते थे। जब 2018 में इलेक्शन हुए थे, 100 से ज़्यादा लोग उनके नीचे उस वक्त काम कर रहे थे। और पाकिस्तान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नज़र है हबीब अकरम की। थैंक्स टू हबीब अकरम, जो उन्होंने मेरे सामने एनालिसिस मुझे दिया था, उसमें से अक्सर जो है वो हल्के ऐसे ही रहे। उन्होंने मुझे ये बात और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एक कैंडिडेट, एक एक पार्टी, एक एक एरिया की स्ट्रेंथ, एथनोग्राफी, वो सभी डिस्कस की थी, बरादरियां डिस्कस की थी। और उसमें से अक्सर चीज़ें सही साबित हुई हैं। जहां सरप्राइज हुआ है वो ये कि हमारा ये ख्याल था कि मुल्तान में सलमान नईम जो हैं वो जीत जाएंगे, लेकिन सलमान नईम नहीं जीत सके। साहिवाल पे तो कंसेंसस था तमाम मीडिया का कि नौमान लंगड़याल जो हैं वो जीत जाएंगे, वो नहीं जीत सके। भक्कर में बहुत चांस था कि सईद नवानी जो हैं, सईद नवानी जीत जाएंगे, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। लेकिन साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था पिछले वीलॉग्स के अंदर कि भक्कर में जिस किस्म की मोबिलाइजेशन जो है वो इमरान खान ने पैदा की है, तो शायद वहाँ 50-50 ही रहेगा। तो ये मतलब एक सूरत हाल थी। तो 13 तो हम सोचते थे, लेकिन ये सूरत हाल जो है वो 16 के करीब चली गई है। और हो सकता है सुबह तक हमें पता चले कि ये 16 के 17 हो सकते हैं, या ये 16 के 15 भी हो सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें चाहिए थी, बिकॉज वहाँ 2-3 लोगों ने रिजाइन भी कर दिया था। तो ये तो उसकी एक इलेक्टोरल नंबर और अरिथमेटिक की सिचुएशन है। धड़का जो मुझे लगा हुआ था, जो मैंने लास्ट वीलॉग किया, उसमें भी मैंने यही कहा था कि ये होगी सिचुएशन अगर बहुत ज्यादा बड़ा धांधला ना हो। वो धांधला नहीं हुआ, वो धांधला नहीं हो सका। मैंने सारा दिन में ट्वीट्स करता रहा कि पाकिस्तान में, और मैंने लास्ट वीलॉग में भी कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान में सिलेक्शंस होती हैं। ये वो चीज़ है जिसको आज पाकिस्तान के लोगों ने, और पंजाब के अंदर जो शऊर पैदा हुआ, उसने सिलेक्शन के प्रोसेस को बहुत बड़ा झटका लगाया है। और ये असल विक्ट्री है, मॉरल विक्ट्री है। और आज पाकिस्तान में एक नए सफर का, एक नई उम्मीद का जो है आगाज हुआ है, जहां लगता है कि पाकिस्तान जो है एक बेहतरी की तरफ जा सकता है। धांधला क्यों नहीं हुआ, इसकी दो एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। एक तो पहली बात कि किसी ने किसी पे मेहरबानी नहीं की, इमरान खान पे, पाकिस्तान के लोगों पे। वो ये है कि जिस किस्म का शऊर पैदा हुआ इन दिस डे एंड एज, इन 21st सेंचुरी, जहां हजारों मोबाइल टीम्स और सैकड़ों, तो इसमें व्लॉगर मौजूद थे इन 20 हलकों के अंदर। गालिबन मैंने लास्ट जो सदीक जान का ट्वीट देखा, गालिबन 70 व्लॉगर्स जो हैं इन 20 हलकों को कवर कर रहे थे, और भी सैकड़ों लोग इसको कवर कर रहे थे। सारा दिन आदमी औरतें मुझे लाहौर से, मुल्तान से, डिफरेंट जगहों से मुझे छोटी छोटी वीडियोस भेजते रहे, ट्वीट्स भेजते रहे, इन्फॉर्मेशन भेजते रहे। उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो जब मैंने ट्विटर पर शेयर की, तो फिर उन लोगों के जब नंबर आ गए CNIC के, तो उनको बाकायदा अननोन नंबर से धमकियां दी गई कि तुमने ये जो मोहित पीरजादा को इन्फॉर्मेशन दी है, या मोहित पीरजादा ने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे कर दी है, इसका मुकदमा बनता है, आप मोहित पीरजादा के खिलाफ हमें लिख के दे दें, कंप्लेन करें कि इसने आपके डाटा को अब्यूज किया। ये वो लोग कह रहे हैं जो नादरा के डाटा से चीजें निकाल के लोगों के घर कॉल्स कर रहे हैं, उनको लीगैलिटी इलीगैलिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसका भी मैंने ट्वीट किया था कि आप लोगों के शनाख्ती कार्ड से अगर उनके मोबाइल नंबर निकालते हैं, तो आप एक एसेंशियल कॉन्फिडेंशियल डाटा की वायलेशन करते हैं। सो ये कहना कि किसी ने मेहरबानी की है, ये डील हो गई, ये कतई तौर पे कुछ नहीं हुआ। आवाम के इस जोशो खरोश और इस अवेकनिंग के खिलाफ निज़ाम जो है उसने यही बेहतर समझा है कि इसको कन्फ्रंट इस स्टेज पे नहीं करना चाहिए। निज़ाम पीछे हटा है। निज़ाम ने यहाँ पर यह हुआ है कि जो भी कोशिश हुई है, वो हमजा शहबाज, उसकी पुलिस, अता तारड़ साहब जो हैं वो लगे रहे हैं, मलिक अहमद खान साहब, अता तारड़ साहब, राना सनाउल्लाह, सारी पुलिस, सारे DPO लगे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो धांधला जिसका हमें खौफ था, जिसका हमें खदशा था, और जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी उम्मीद भी थी कि नहीं करेंगे, खतरा था कि करेंगे, वो धांधला जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ। जिसके लिए पाकिस्तानी कौम जो है, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई है कि ये धांधला नहीं हुआ। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी किस्म की पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स जो हैं वो सिस्टम के अंदर होंगी, ताकि पाकिस्तान एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सके। आपको याद होगा कि आज से बहुत दिन पहले, दो हफ्ते हो गए होंगे, जब मैरियट होटल इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक सेमिनार करवाया, जिसमें मैं भी बोला था। ये वही सेमिनार है जिसमें इमरान रियाज ने बहुत जज्बाती तकरीर की, अयाज अमीर साहब ने तकरीर की, जनरल खालिद नईम लोधी साहब ने तकरीर की थी, और उसमें शोएब शाहीन साहब जो थे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने तकरीर की थी। और उस तकरीर के बाद आपने देखा कि अयाज अमीर साहब की पिटाई हो गई। 6 लोगों ने उन पर हमला कर दिया अगले ही दिन लाहौर के अंदर। इमरान रियाज जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और करिया करिया गाँव गाँव, इस्लामाबाद से अटक, अटक से चकवाल, अटक से रावलपिंडी, रावलपिंडी से अटक, फिर अटक से चकवाल, चकवाल से लाहौर, वो पूरा सफ़र जो है उन्होंने हथकड़ियाँ पहन के काटा। वो भी आपके सामने है। खालिद नईम लोधी साहब की पता नहीं पेंशन और प्लॉट्स जो है उनके कैंसिल हो गए। समी इब्राहिम साहब को सबक सिखाने के लिए और उनको गालिबन उनके खिलाफ FIR करवाने के लिए
2 हिजड़े भेज दिए गए, जहाँ पर बाकायदा हिजड़ों के साथ एक कैमरामैन भी आया हुआ था वीडियो बनाने के लिए। उसी सेमिनार के अंदर मैंने जब इमरान खान साहब सामने बैठे थे, तो मैंने एक मुख्तसर 5 मिनट की तकरीर की थी, जो आप में से अक्सर लोगों ने देखी है, जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को मुखातिब करके मैंने कहा था कि आई एम लुकिंग एट द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो चीज़ जो है वो आज अभी हुई तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि हम उन मुमकिनात की तरफ अब बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या होगा? जब मैंने उनको ये कहा था कि आई एम लुकिंग एट द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आपको याद होगा कि मैंने उनको ये भी कहा था कि आप तन-तन्हा ये लड़ाई और ये सफ़र जो है वो नहीं कर सकेंगे। आपको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी किसी न किसी किस्म की अकोमोडेशन करनी होगी। जब सिर्फ 1 दिन पहले दोबारा एक सेमिनार हुआ पीएफयूजे का मैरियट होटल के अंदर इस्लामाबाद में, तो मैंने इस बात को फिर दोहराया कि सियासी जमातों को किसी बेयर मिनिमम कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर ये कॉमन ग्राउंड पे इकट्ठा होना होगा। आप में से अक्सर लोग इसकी तायद नहीं करते, आई अंडरस्टैंड दैट कि नहीं करते। और आज पीएमएलएन जो है वो राउट हो गई है पंजाब से। अब इस वक़्त पीएमएलएन का नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो बहुत गैर महफूज हो गया है पंजाब की सियासत में। ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा गैर महफूज हो गया है। और आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अब इमरान खान को पीएमएलएन से बात करने की भला क्या ज़रूरत है? उन्हें ऑन बोर्ड लाने की क्या ज़रूरत है? और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को टॉप टियर लेवल पे नहीं, तो सेकंड टियर लेवल पे, टर्शरी लेवल पे आपस में राब्ते रखने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कॉमन बेसिक ग्राउंड जो है, उस पे जो है इत्तेहाद हो सके, उस पे एक कंसेंसस जो है वो बिल्ड हो सके। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है इसके साथ ही, चूँकि ये सवाल उठ गया है, मैंने कह भी दिया उसकी तरफ, कि इस स्टेज पे जहाँ पीएमएलएन को, जिसको पंजाब की सबसे जमी जमाई और एक मजबूत पार्टी समझा जाता था, और एक तासुर रहा कि वो पंजाब की बहुत ही डीप पार्टी हैं और वो उनसे ज़्यादा पार्टी मजबूत कोई नहीं, वो खुद भी ये समझते रहे, और उनके सपोर्टर्स जो मेरे आगे पीछे मेरे चैनल में भी ऐसे बहुत से कोलीग्स हैं जिनके जहन में ये बात रही कि पीएमएलएन जो है वो एक मेजॉरिटी पार्टी है पंजाब की। ये गलतफहमी जो है उनके जहन में, हालांकि असल हकीकत इसकी बिल्कुल बरक्स थी। 2018 में भी पीएमएलएन को 15 से 20 सीटें एक्स्ट्रा पंजाब में जो है एमएनएस की दिलवाई गई। एमपीएस का तो मैंने हिसाब किया नहीं है। वो उस वक्त दिलवाई गई जब रात के 11 बजे के बाद आरटीएस को बंद कर दिया गया, और इलेक्शन करवाने वालों को खतरा ये था, क्योंकि उन्होंने हिसाब किताब ये लगाया था कि कराची से इमरान खान की पार्टी को 5-6 सीटें मिलेंगी, इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकेंगी। जब वहाँ 14-15 सीटों का एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया रात के 11 बजे तक, क्योंकि अर्बन एरिया था। आज आपने देखा कि जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो रात के 9 बजे तक ही पंजाब में, क्योंकि ज़्यादातर ये अर्बन एंड रूरल मिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, टोटल रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, विजिबिलिटी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी। तो रात के 9 बजे तक एक ट्रेंड क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया था। दही इलाकों में, रूरल एरियाज में ट्रेंड को विजिबल होते हुए देर लगती है, पोलिंग स्टेशन दूर-दूर होते हैं, वहाँ से बैलेट बॉक्सेस को आते हुए, फॉर्म 14-15 वगैरह को आते हुए देर लगती है, वहाँ पे प्ले करना जो है वो ज़्यादा आसान होता है, मुमकिन होता है। लेकिन कराची के अंदर जब रिजल्ट विजिबल हो गया था, तो इलेक्शन करवाने वालों ने आरटीएस बंद किया, बिकॉज़ उनकी सोच आगे की थी। वो चाहते थे कि इमरान खान को सिंपल मेजॉरिटी ना मिले, और इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो हैं वो बेसाखियों पे रहें, ताकि आने वाले सालों में उनको मैनिपुलेट किया जाए, उनको जो है कंट्रोल किया जाए। और इसी वजह से आरटीएस बंद करके वो नून, जिसको शायद 50-51 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलनी थी 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में, उसको सीटें दिलवा दी गई वहाँ से 65। एमएनएस की बात कर रहा हूँ पंजाब से। अच्छा, ये जो ड्रामा किया गया, उसके बाद ये नैरेटिव शेप कर दिया गया, बिकॉज़ बहरहाल ये ताकतवर जो हलके हैं, उनके पास हमेशा ये ताकत रही है कि वो नैरेटिव शेप करते हैं। वो नैरेटिव ये भी शेप कर सकते हैं कि मोहित पिरज़ादा अमेरिका का एजेंट है, मोहित पिरज़ादा तो हिंदुस्तान का एजेंट है, मोहित पिरज़ादा तो रशिया का एजेंट है, या अरशद शरीफ या इमरान रियाज़ या फलाँ लोग जो हैं, ये हिंदुस्तान से मिल गए हैं। हालाँकि उम्मीद मुझे ये है कि फ्यूचर में इस किस्म की एब्सोल्यूट नैरेटिव शेपिंग एबिलिटी जो है, वो किसी के हाथ में नहीं रहेगी। ताहम एक नैरेटिव शेप कर दिया गया कि आरटीएस को बंद करके इमरान खान को हम जता दिया गया है, और ये एक ऐसा, आई एम सॉरी टू से, चूतिया नैरेटिव था, जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने हजारों लाखों दफा बेचने की कोशिश की। इस नैरेटिव के डिफेक्ट्स आप देखें क्या है। इस नैरेटिव में पीपल्स पार्टी सबसे आगे आ गई थी। हालांकि 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने अपनी 2 सीटें बढ़ा ली 2013 के मुकाबले में, लेकिन आवाज से आवाज मिला के, शोर मचा के पीपल्स पार्टी कह रही थी कि आरटीएस बंद हो गया, आरटीएस बंद हो गया, आरटीएस बंद हो गया, एज इफ के पीपल्स पार्टी का कोई नुकसान हुआ या उनकी कुछ सीटें मारी गई।
اور پی ایم ایل این والے جو تھے, اب آپ اس کا آپ دیکھیں کہ 2013 کے جو انتخابات تھے اس میں فارم 14 اور 15 کی مینیپولیشن کی کتنی ایویڈنس جو ہے وہ عمران خان اور ان کی پارٹی لے کر آئے تھے, کتنے زیادہ انہوں نے ٹریبونلز کے اندر اپلیکیشن جو کمپلینٹس ڈالی تھیں, کتنی زیادہ انہوں نے پٹیشنز ڈالی تھیں, کتنا انہوں نے شور مچایا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو نیریٹو ایک جعلی سپرفیشل ہولو نیریٹو جو ہے وہ پنجاب میں شیپ کیا گیا اور لوگوں کو یقین دلایا گیا. اکثر لوگ بے وقوف اور معصوم تھے جنہوں نے اس پہ یقین کر لیا, اور لوگ اس چیزوں میں ویسے بھی یقین کرنا چاہتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ مانے. تو ایک نیریٹو شیپ کر دیا گیا کہ نون جیت رہی تھی 2018 کا انتخاب, اور جو ہے کہ اس کو آر ٹی ایس بند کر کے ہرا دیا گیا. حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. نون کی جو اس وقت سیٹوں کی اسٹرینتھ تھی وہ 50 اور 55 کے درمیان تھی, اس سے زیادہ نہیں تھی, لیکن ان کو 65 ایم این اے کی سیٹیں جو ہیں اس وقت دے دی گئیں. یہاں سے وہ جو فلاڈ تاثر تھا کہ نون اپنی اتنی جیت سکتی تھی اور اس کو جیت کو روکا گیا ہے, وہ ملٹی پلائی کرتا چلا گیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن کرنے والوں نے 2018 میں الیکشن مینجمنٹ نہیں کی تھی, انہوں نے الیکشن مینجمنٹ کی تھی تھرو الائنسز, لیکن ان کو فائن ٹیون کنٹرول نہیں تھا. انہوں نے الائنسز کھڑے کیے. الیکشن ڈے کی جو مینجمنٹ تھی وہ 25 جولائی 2018 کو کم سے کم تھی. اس پہ پھر کبھی بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے, ابھی تو میں ایکسپلین یہ کر رہا ہوں کہ ابھی نون کے ساتھ کیا ہو. دیکھیں, نون کے اندر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اندر ایک فلاڈ امپریشن یہ رہا کہ ہم بڑے پاپولر ہیں, اور اگر ہم عمران خان کی حکومت, گو کہ ساری نون اس میں کنونس نہیں تھی, لیکن جب یہ ساری رجیم چینج کی کانسپریسی ہوئی جس کے بہت سے پلیئرز تھے, اس میں پیپلز پارٹی تھی, اس میں پی ایم ایل این تھی, اس میں ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں, اس میں طاقت و غیر سیاسی حلقے تھے, اور اس میں کچھ بیرونی طاقتیں تھیں جس کا ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں. تو بیسک ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ ہم جب اس کو گرا لیں گے تو ہم اپنا جو بیانیہ ہے عمران خان کے نکمے پن کا, ناکامی کا, مہنگائی کا, اس کو ہم بیچ سکیں گے. یہ جو پچھلے 3 ماہ کی حکومت ہے جس کا آغاز 10 اپریل سے ہوا, اس کو اتنی بڑی ناکامی ہوئی. آج اس کی بڑی ڈائسیکشن ہو رہی تھی. میں ایک اسپیشل ٹرانسمیشن میں تھا 92 نیوز کی, جس میں سعدیہ افضال بھی تھیں, اسد اللہ خان تھے, ہارون رشید صاحب تھے, اس میں محمد زبیر صاحب نے پارٹیسپیٹ کیا. انہوں نے بڑی اچھی پازیٹیو طریقے سے اپنی شکست کو تسلیم کیا. اس کے بعد مالک احمد خان صاحب کا ہمیں پتہ چلا, پھر مریم نواز صاحبہ کا پتہ چلا. تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کا انالیسس یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے, اور یہ صحیح ہے کہ پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹ نہیں تھے, ان کو یہ جو منحرف اراکین تھے ان کو ٹکٹ دینا پڑا, تو ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کی ایک سیکنڈری اور ٹرشری لیڈرشپ جو ہے وہ اس حوالے سے ناخوش تھی, اور پھر مہنگائی کا بھی ایک پریشر تھا قیمتوں کی وجہ سے. لیکن اصل اس کو ہم تو سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ اصل ریزن کیا ہے. لیکن اصل ریزن یہ ہے کہ یہ جو رجیم چینج جن بنیادوں پہ کی گئی, جس بیانیے کے ساتھ کی گئی کہ ہم عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں بیکاز یہ حکومت ناکام ہے, نکمی ہے, اس نے مہنگائی کر دی ہے, اور ہم ریلیف دینے کے لیے لوگوں کو آئے ہیں, وہ بیانیہ بک نہیں سکا. بہت جلدی یہ چیز واضح ہونے لگ گئی بیکاز جو رجیم آیا شہباز شریف صاحب کی شکل میں, شریف زرداری رجیم آیا, اس کے پاس کسی بھی چیز کا کوئی سولوشن نہیں تھا, کوئی پلان نہیں تھا, اور ان کی پرائرٹیز ایک دم کلیئر ہو گئی بیکاز ان کی پرائرٹیز تھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کرنا, آئی ووٹنگ کو ختم کرنا, اوورسیز ووٹ کو ختم کرنا, نیب کے قوانین میں ترامیم کرنا, اپنے اوپر بنے ہوئے جو کیسز تھے ان کو ختم کرانا, ایف آئی اے وغیرہ کے کیسز کو, کرپشن کی چیزوں کو جو ہے سافٹ کرنا, سب چیزوں کو. تو یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ وہ اپنا نیرو قسم کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں, اور جو کہانی انہوں نے ساری بلڈ اپ کی تھی ایک ان نیچرل الائنس کی عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے, اس کہانی کو, اس بیانیے کو وہ بیچ نہیں سکے جس نے نون کی پری ایگزسٹنگ پی ایم ایل این کی جو گروئنگ ویکنیسز ہیں پاکستانی پالیٹکس میں, ان کے اوپر مزید پریشر ڈالا. اور جو ایک آلریڈی کمزور ہوئی بھی جماعت تھی, جو کمزور ہو چکی تھی اس اسٹرگل کے نتیجے میں, جو اس کے خلاف کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ٹی آئی دونوں نے مل کے جو اس کے خلاف کی, اور پاکستانی میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ بھی اس وقت شامل تھا. وہ جو 2014 15 16 17 18 کا جو نیریٹو تھا اس کے بہت ڈینٹ جو ہیں وہ پڑ چکے تھے نون پہ. نون نے اس کو انٹیلیجنٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ اصل میں دے آر آن دا رانگ سائڈ آف دا نیریٹو. انہوں نے یہ سوچا کہ بڑی آسانی سے طاقتور حلقوں کی مدد سے, یہ کچھ شخصیات کی مدد سے ہم اس پوری کہانی کو ٹرن اراؤنڈ کر لیں. یہ ان کی بیسک انالیٹیکل مسٹیک تھی جس کا خمیازہ ان کو اس سٹیج پہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اس وقت تو تقریباً جو ہے ان کا تمام پولیٹیکل بیانیہ یا پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ پنجاب میں ڈسٹروائے ہو گیا. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ پی ایم ایل این اس سے ریکور نہیں کر سکتی. آئی ہیو سرٹن آئیڈیاز اینڈ سجیشنز ٹو شیئر ود یو گائز کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے. دیکھیے بیسکلی طور پہ اینٹی ڈینسٹک پالیٹکس جس نے بہت سختی پکڑ لی ہندوستان کے اندر 2013 کے انتخابات پہلے, جس میں نریندر مودی کو کامیابی ہوئی 2014 کے انتخابات, اس سے پہلے جو اینٹی ڈینسٹک موڈ ہے انڈین پالیٹکس کا
वो बड़ा क्लियर हो चुका था। जब इंडिया में एक चीज़ होती है पॉलिटिकल डायरेक्शन में, पाकिस्तान कभी उससे ला ताल्लुक नहीं रह सकता। अगर हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन में फैसले करती है, खा उसका ताल्लुक डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ हो या उसका ताल्लुक एनवायरनमेंट के साथ हो, किसी भी चीज़ में। और ये याद रखिए कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी का प्रेशर रहता है हमारी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और इंतज़ामी ढांचे के ऊपर, उसमें बहुत बड़ी वजह ये है कि हिंदुस्तान एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। अगर हिंदुस्तान भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी ना होती तो पाकिस्तान के अंदर जो एक पुल है डेमोक्रेसी की, वो आर्गुमेंट जो है वो वीक हो जाता। और हिंदुस्तान के आर्गुमेंट ने पाकिस्तान को भी इन्फ्लुएंस किया इन दी एंटी डायनेस्टिक डायरेक्शन, चूंकि वो मॉडर्न डायरेक्शन है। और आपने देखा कि श्रीलंका के अंदर जो अभी सारी चेंज हुई है, जहां राजा पाक्सा फैमिली और बंदा नायके फैमिली और एंटी डायनेस्टिक फीलिंग है, वो अब इस पूरे खित्ते की फीलिंग है। अभी पीएमएलएन की लीडरशिप ने जो सेकेंडरी लीडरशिप अगर आप बात करेंगे, जिसमें जैसे एहसन इकबाल साहब हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, ज़ुबैर साहब हैं और बहुत से लोग हैं, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हैं, अयाज सादिक साहब हैं, मैं लोगों को बात कर रहा हूँ जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इन लोगों ने इसको ठीक तरह से ग्रैस्प ही नहीं किया, खुद नवाज शरीफ साहब ने इसको ठीक तरह से ग्रैस्प नहीं किया कि अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अब ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब के साहिबजादी, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके नेफ्यूज एंड नीसेस जो हैं, या शहबाज शरीफ साहब की जो सेकंड लीडरशिप है कि हमजा शहबाज साहब या सुलेमान शहबाज जो हैं, सुलेमान शरीफ जो हैं, ये पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये फ्यूचर में नहीं हो सकेगा। आज के दिन की जो बहुत बड़ी चीज है वो ये कि टॉप टियर लेवल पे, जहां पे टॉप टियर से मेरा मतलब है एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का पंजाब में खात्मा हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी सिंध में नहीं हुआ, पंजाब में हो गया, पंजाब में भी हो गया और सेंटर में भी हो गया। अब सेंटर में आपको फ्यूचर में किसी बड़े पुराने सियासतदान का बेटा नजर नहीं आएगा। इसका अब लोग उसके दरम्यान में, आप ट्विटर पे अगर देखें तो वो कहते हैं यार क्या बात कर रहे हो तुम, ये फवाद चौधरी को देख लो, इसकी भी, ये भी तो एक डायनेस्टिक चीज को रिप्रेजेंट करता है। और बहुत से और सियासतदानों के वो नाम ले लेके कहते हैं कि फलां 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 जो है साउथ पंजाब के, इनको देख लें, ये सारे के सारे तो इसका बाप भी एमएनए था, इसका बाप भी मिनिस्टर था, इसका बाप भी ये था वो था वगैरह वगैरह सो ऑन। वो ठीक है, वो तो हिंदुस्तान में भी चल रहा है। अभी तक हिंदुस्तान में टॉप टियर लेवल पे जहां बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने एक एंटी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसने होल्ड कर लिया है, वहां हिंदुस्तान के सेकंड टियर लेवल पे और स्टेट लेवल पे अभी भी डायनेस्टिक फिefdoms जो हैं वो चल रही हैं। साउथ में चल रही हैं, सेंटर में चल रही हैं, ईस्ट में चल रही हैं, वेस्ट में चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं। लेकिन टॉप टियर से उसका खात्मा हो गया। और पाकिस्तान में भी आज टॉप टियर लेवल पे पंजाब से और सेंटर से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसका खात्मा हो गया। इसका मतलब है कि पीएमएलएन को सीरियस सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी कि उनके फ्यूचर स्टेप्स जो हैं अपने आप को री इन्वेंट करने के, वो क्या होंगे, वो किस लीडरशिप को सामने लेके आएंगे। वो ला सकते हैं एक मजबूत सेकंड टियर लीडरशिप, या उनकी पीएमएलएन की सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, वो पीटीआई से भी ज्यादा स्ट्रांग है। पीटीआई की बन रही है लेकिन नून की बड़ी स्ट्रांग सेकंड टियर लीडरशिप है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, अयाज सादिक हैं, कुछ नॉन इलेक्टेड लोग हैं जैसे मोहम्मद जुबैर हैं, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हैं और बहुत से लोग हैं, ख्वाजा आसिफ हैं। लेकिन ये तब डिपेंड करेगा जब नवाज शरीफ साहब ये फैसला करेंगे कि अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। और मैंने अपना वजन एक सेकंड टियर, मैंने अपना एक जानशीन जो है पीएमएलएन के अंदर मुकर्रर करना है। और पॉलिटिकल पार्टीज आइडियाज को रिप्रेजेंट करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ह्यूमन जेनेटिक डीएनए को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है अभी तक जो पाकिस्तान में लोगों को चली, लेकिन आज इस चीज का बहुत बड़ा फैसला जो है वो हो चुका है। अब आ जाता है क्वेश्चन कि आज लोगों के जहन में अभी भी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका जो फुट होल्ड या उसकी जो फोर्ट्रेस है सिंध के अंदर, वो बड़ी महफूज है और जरदारी साहब को कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत से लोग कई दिनों में नून के अंदर से ये कहते रहे हैं, हमारे अपने एनालिस्ट ये कहते रहे हैं कि जरदारी हैज़ प्लेड वेरी स्मार्ट, और आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को, पीएमएलएन को एक बहुत बड़े गिरदाब में, एक दलदल में फंसा दिया पंजाब के अंदर, और खुद वो तालियां मार रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जरूर सोचा होगा ऐसे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज के दिन अब पीपल्स पार्टी का जो सेफ फोर्ट्रेस है सिंध का, उसके लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। बिकॉज अब जितनी मेन स्ट्रीम हमारे सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कराची और सिंध, क्योंकि कराची को मैं हमेशा इंटेलेक्चुअली, इडियोलॉजिकली, क्योंकि वो ठीक है लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली सिंध का हिस्सा है, लेकिन कराची एक डिफरेंट वर्ल्ड है, एक डिफरेंट यूनिवर्स है। तो अब जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का होल्ड है वो सिर्फ अंदरूनी सिंध में बचा है, और नाउ इट इज एट अंडर थ्रेट। ये डिपेंड करता है पीटीआई के ऊपर, इमरान खान के ऊपर और पीएमएलएन के ऊपर कि वो अपने पत्ते कैसे खेलते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। पीएमएलएन अपने आप को रीऑर्गेनाइज कैसे करती है, अपने बयानिए को कैसे स्टिच टुगेदर करती है, जो एक एरोगेंस की पहाड़ी पे चढ़े हुए हैं कि हर बंदा जो बोल रहा है उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको धमकियां लगा रहे हैं जिंदगी की, उसके खिलाफ महकमों के केसेस खोल दिए हैं, कहीं एफबीआर के खोल दिए हैं, कहीं एफआईए के खोल दिए हैं, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। इस एरोगेंस के लेवल से, जिस एरोगेंस का मुजाहरा
जनाब डॉक्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने किया, एक बेचारी माँ और उसकी बच्चियों के खिलाफ, कि माफ़ी उनसे मंगवाई। इस एरोगेंस से पीएमएलएन को नीचे उतरना पड़ेगा, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, उनका फिर भी बड़ा फ्यूचर है, और उनके और पीटीआई के दरमियान में किसी न किसी किस्म की एक एक लोअर लेवल की एकोमोडेशन कॉमन बेहतर पाकिस्तान के लिए वो टेक प्लेस कर सकती है। तो और उसके बाद फिर आप देखना है कि ये दोनों पार्टीज जो हैं ये सिंध के साथ कैसे डील करती हैं। ये मैं बिल्कुल अभी बड़ी बड़ी सुपरफिशियल सी हवाई हवाई सी बात कर रहा हूँ आज के दिन की मुनासबत के हवाले से। इसके अलावा अभी हमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता ठीक तरह से। फॉर इंस्टेंस आज की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके बाद क्या इमरान खान चाहेंगे कि पंजाब की असम्बली थोड़ी देर चले? ज़ाहिर है कि परवेज़ इलाही साहब की बड़ी कोशिश होगी कि कम से कम कुछ महीने चले, ये नवंबर का कम से कम गुजर जाए, दिसंबर तक चले, उसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन दूसरी तरफ जो लॉजिक और रैशनैलिटी है इस पूरी चेंज की, जैसा कि इरशाद आरिफ साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया उस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में, जिसमें वो मेरे साथ थे, कि इमरान खान साहब को यहाँ पर जल्दी से जल्दी इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात में 90 दिन के अंदर ये हों, तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में, ये एंड अक्टूबर में इलेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन इस मरहले के रास्ते में खासे चैलेंजेस हैं, इसमें खासी दुश्वारियाँ हैं कि आम इंतखाबात हों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का क्या होगा, क्या सिंध की गवर्नमेंट टूटेगी अगर आप पंजाब या केपी की गवर्नमेंट्स तोड़ भी देते हैं। सेंटर में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, अगर 2-3 लोग वहाँ से अलग हो जाएँ, तो फिर वहाँ पे प्रेज़िडेंट जो हैं, वो असेंबलीज़ तोड़ सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं व्हिच आर अप इन द एयर, और मैं इसके ऊपर मज़ीद ज़ाहिर है डिस्कशन करूँगा, और हर वीलॉग से पहले मैं बहुत से लोगों से बात भी करता हूँ, उनकी ओपिनियन लेता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। तो वो मैं करूँगा, फिर मैं उसको आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन आज की रात शुक्राने की रात है, नमाज़ पढ़ने की रात है, अल्लाह का शुक्र अदा करने की रात है, जिसने इस तारीक रात में हमें पहली कामयाबी दी है, जो एक शमअ जलाई है, एक किरण हमारे सामने आई है, और आज हमें अब जो है सिजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करना है पूरी दुनिया में, जहाँ कहीं पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में तो हम कर ही रहे हैं, मैं तो पढ़ चुका हूँ 2 नफ़ल शुक्राने के, लेकिन ये रात जो है ना, ये शुक्राने की रात है, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी आज़माइश थी जिसके अंदर से हम सुरुख़ होके निकले हैं। फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।